काशी में मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली गई। जलती चिता के बीच शिव भक्तों ने राख के रंग से होली खेली। मणिकर्णिका घाट पर होली देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। महादेव की नगरी काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव मनाती है, वहीं मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच एक ऐसी होली खेली जाती है जिसके रंग राख से बनते हैं और जो भगवान शिव की परंपरा से जुड़ी है। डमरुओं की थाप के साथ युवाओं की शोभा यात्रा मणिकर्णिका घाट पहुंची, जिसके बाद घाट पर यह अनोखी होली चिता की भस्म से खेली गई। राख हवा में उड़ाई गई। यहाँ अघोरी, साधु संतों और शिव भक्तों ने चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर होली खेली। फिजा में ढोल नगाड़ों की धुन और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। मसाने की होली देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विदेशी सैलानियों की भी मौजूदगी रही। भगवान शिव से जुड़ी यह परंपरा जीवन और मृत्यु के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को दर्शाती है। काशी में राख से होली खेलने की परंपरा बरसों पुरानी है। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां बीकानेर के ऐतिहासिक धरणीधर मैदान में होली के मौके पर अनोखा नजारा देखने को मिला। फाल्गुनिया फुटबॉल में कलाकारों ने नरेंद्र मोदी, प्रेमानंद जी महाराज और राम जैसे रूप धरे। मैदान में फुटबॉल के साथ रंग और मस्ती की बरसात हुई। बीकानेर का ऐतिहासिक धरणीधर मैदान शूर दर्शकों का और जोश खिलाड़ियों का, लेकिन जरा रुके, इन खिलाड़ियों को गौर से देखिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटबॉल को ड्रिबल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भक्ति की सरिता बहाने वाले प्रेमानंद जी महाराज गोल पोस्ट संभाल रहे हैं। हैरान मत होइए, ये कोई असली राजनेता या संत नहीं, बल्कि बीकानेर के वो कलाकार हैं जिन्होंने फाल्गुनिया फुटबॉल के लिए ये रूप धरा हुआ है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी है और मेवाड़ का गौरव राणा सांगा भी। होली के इस त्योहार पर बीकानेर की ये परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ लोग अलग अलग स्वांग रचकर मैदान में उतरते हैं। एक तरफ जहाँ गंगा जमुनी संस्कृति की झलक देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ हर गोल पर गुलाल के बादल उड़े। क्या बूढ़े क्या जवान, हर कोई इन दिग्गजों को फुटबॉल के पीछे भागते देख अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पलामू में बंद पड़ा कोयला आजीविका अपेरल पार्क फिर से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की पहल से अब दर्जनों महिलाएं आधुनिक मशीनों पर उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही है। लक्ष्य है 300 महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। अपने सपनों को सिलती तस्वीरों में दिख रही महिलाओं की ये तस्वीरें पलामू से हैं, जहां सरकार की योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। दीदी बगिया योजना के बाद बंद पड़े कोयला आजीविका अपैरल पार्क को दोबारा शुरू कर दिया गया है और ये पहल सैकड़ों महिलाओं के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। 2019 में शुरू हुआ ये केंद्र कोविड काल में ठप हो गया था, लेकिन अब जिला प्रशासन ने इसे पुनर्जीवित कर उत्पादन कार्य फिर से यहाँ पर शुरू कर दिया है। वर्तमान में यहाँ आधुनिक मशीनों पर डिक्सी कंपनी के पुरुष अंडरगारमेंट्स तैयार किए जाते थे। अब तक 10,000 पीस बनाकर बाहर भेजे जा चुके हैं। फिलहाल 50 से अधिक महिलाएं यहाँ पर कार्यरत हैं और जल्द ही 300 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। महिलाएं अब हर महीने आय अर्जित कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। आधुनिक तकनीक के साथ काम कर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। हजारीबाग के केबी वुमेन्स कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की स्नातक पढ़ाई छात्राओं के लिए नया करियर विकल्प बन रही है। यहाँ प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ इंडस्ट्री के अनुरूप शिक्षा दी जा रही है। ये तस्वीरें बदलते दौर के साथ युवाओं के बदलते करियर के विकल्प की हैं, जो हजारीबाग से सामने आई। केबी विमेंस कॉलेज न केवल छात्राओं को हुनर दे रहा है, बल्कि हजारीबाग में रचनात्मक शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की मजबूत नींव भी रख रहा है। पारंपरिक पेशों से आगे बढ़कर एक क्रिएटिव फील्ड में भी युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग ऐसा ही एक क्षेत्र है जो न सिर्फ रचनात्मकता को मंच देता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका भी प्रदान करता है। ऐसे में हजारीबाग जिले में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए एकमात्र संस्थान केबी विमेंस कॉलेज है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत संचालित होता है।
सिलाई, पैटर्न मेकिंग, टेक्सटाइल स्टडी, फैशन, इलेक्ट्रेशंस और गारमेंट कंस्ट्रक्शंस जैसे विषयों में उन्हें इंडस्ट्री के अनुरूप तैयार किया जाता है। इस संस्थान से पढ़ी छात्राएं आज बड़े फैशन हाउस, मीडिया और अपने खुद के बुटीक के जरिए करियर बना रही हैं। जमुई के खैरा प्रखंड की महादलित मुसहर समाज की बेटी उर्मिला कुमारी ने संघर्षों को मात देकर एएनएम बन इतिहास रच दिया। जिस टोले में साक्षरता बेहद कम है, वहां से निकलकर उर्मिला आज शिक्षा और सेवा की मिसाल बन गई है। गांव में टेबल और कुर्सी लगाकर डॉक्टर के यूनिफॉर्म में ग्रामीणों का इलाज करती बेटी की ये तस्वीरें जमुई की है, जो अपने अंदर संघर्ष, संकल्प और सफलता की कहानी समेटे है। महादलित मुसहर समाज की 28 साल की उर्मिला कुमारी ने विपरीत हालातों को मात देकर शिक्षा को अपना हथियार बनाया और आज एएनएम बनकर अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं। खैरा प्रखंड के धर्मपुर महादलित टोले की उर्मिला के सिर से बचपन से ही पिता का साया उठ गया था। मां सालों तक मानसिक रूप से बीमार रही, लेकिन इन हालातों ने उर्मिला के हौसले को कमजोर नहीं किया। जिस टोले में साक्षरता दर 10% से भी कम है, वहां मैट्रिक पास करने वाली वो पहली लड़की बनी और इसके बाद इंटर और फिर नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर एएनएम बन गई हैं। उर्मिला सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रही, बल्कि अपने टोले के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर शिक्षा की अलग जगा रही हैं। राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर चुटिया में भव्य कार्यक्रम और शोभा यात्रा निकाली गई। सह सरकारी वाहक आलोक कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और समाज की एकता का संदेश दिया। राज्य में इन दिनों उत्साह और ऊर्जा का माहौल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 27 फरवरी से 15 मार्च तक शहर के विभिन्न हिस्सों में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज चुटिया क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह आलोक कुमार ने संगठन की विचारधारा, सेवा कार्यों और शताब्दी वर्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को जोड़कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करना है। इस अवसर पर अयोध्या से पधारे पूज्य राजू दास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भगवा ध्वज, पारंपरिक वेशभूषा और देशभक्ति के नारों के साथ निकली शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को उत्सवमय बना दिया। चुटिया क्षेत्र में आयोजित ये कार्यक्रम शताब्दी वर्ष के उत्सव को नई ऊंचाई देता नजर आया, जहां समाज की एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रदर्शन देखने को मिला। सिमडेगा के समसेरा स्थित जगन्नाथ मंदिर में 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शंख नदी से पूजन के साथ शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। सिर पर कलश लिए पारंपरिक परिधान में दिख रही महिलाओं की ये तस्वीरें सिमडेगा की है, जहां बोलबा प्रखंड स्थित समसेरा गांव में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखा। पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल रहा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग अपनी परंपरा को लेकर कितने सजग हैं। बता दें कि यहां स्थित जगन्नाथ मंदिर में 24 घंटे के अखंड हरि कीर्तन से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। कलश यात्रा की शुरुआत शंखनाद से की गई, विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। श्रद्धालुओं ने भगवा वस्त्र धारण कर कलश उठाया और पूरे गांव का भ्रमण किया। शंखनाद और भक्ति गीतों की गूंज से वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो उठा। बता दें कि हर साल होली से पहले आयोजित होने वाला ये 24 घंटे का अखंड कीर्तन स्थानीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है। पश्चिम एशिया और खासकर खाड़ी इलाका इस समय दशकों की सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान पर लगातार हो रहे अमेरिकी इजरायली हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच महायुद्ध जारी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया।
ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में शामिल खामेनेई की मौत हो चुकी है। वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। खामेनेई की मौत को ट्रंप ने ईरान के लोगों के लिए इंसाफ बताया है। ट्रंप ने कहा कि ईरानियों के लिए अपना देश वापस लेने का मौका है। ईरान की ओर से इजराइल, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरानी ने सेना के नए कमांडर इन चीफ के नाम का भी ऐलान किया। जनरल अहमद वहीदी को नया कमांडर घोषित किया गया। इस बीच अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने खामेनेई के स्टैचू गिराने का वीडियो जारी किया है। बेतिया में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर हीरा कुमार यादव के घर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। बेतिया रेलवे स्टेशन से पैतृक आवास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और नारों के बीच शहर ने अपने वीर सपूत का अभिनंदन किया। गाजे बाजे, घोड़े और देशभक्ति के नारों के बीच तन पर सेना की वर्दी और हजारों लोगों की भीड़ के बीच दिख रहे ये हीरा कुमार हैं, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब रिटायर्ड होकर अपने पैतृक गांव लौटे तो लोगों ने सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर हीरा कुमार यादव का भव्य स्वागत किया। देशभक्ति, जुनून, गौरव और सम्मान से भरी ये तस्वीर बेतिया की है, जहां शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि बेतिया रेलवे स्टेशन से उनके पैतृक आवास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे, घोड़े और देशभक्ति के नारों के बीच लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने सूबेदार मेजर का फूल मालाओं से अभिनंदन किया। जुलूस के रूप में निकली इस यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। हर कोई अपने वीर सपूत का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा था। इस मौके पर सूबेदार मेजर हीरा कुमार यादव ने लोगों के स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय थल सेना से सकुशल सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौटना उनके लिए गर्व का क्षण है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आते ही जश्न का माहौल बन गया। एनएसयूआई ने अध्यक्ष और महासचिव पद पर जीत दर्ज की। गुलाल उड़ाते छात्रों ने होली से पहले ही जीत का उत्सव मना लिया। पटना विश्वविद्यालय की फिजाओं में उड़ते गुलाल के बीच जश्न मनाते छात्रों की ये तस्वीरें पटना की है, जहां पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने बाजी मारी है। अध्यक्ष और महासचिव के पद पर कब्जा जमा लिया है। एनएसयूआई अध्यक्ष शांतनु शेखर और महासचिव पद पर खुशी कुमारी ने जीत हासिल की। शांतनु को 2896 वोट मिले। छात्र जेडीयू के प्रिंस कुमार को 1400 वोट मिले। एबीवीपी की अनुष्का कुमारी 924 वोट हासिल कर पाई। 2164 मतों के साथ खुशी कुमारी एनएसयूआई की महासचिव बनी। वहीं एबीवीपी के खाते में संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का पद आया है। देर रात विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। उसके बाद पटना में जश्न का माहौल दिखा। होली से पहले ही छात्रों ने जमकर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां सतना के नागौद में एक अनोखी विदाई ने सबका ध्यान खींच लिया। यहां एक पिता ने अपनी बेटी का सपना पूरा करते हुए उसे कार नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से विदा किया। दुल्हन सीधे आसमान की सैर करती हुई शहडोल पहुंची। शादियों के सीजन में आपने महंगी कारें, सजी हुई डोलियां, विंटेज गाड़ियां बहुत देखी होंगी, लेकिन सतना जिले के नागौद में एक ऐसी विदाई हुई जिसने जमीन से लेकर आसमान तक सुर्खियां बटोरी। यहाँ एक पिता ने अपनी लाडली के बचपन के सपने को हकीकत में बदलते हुए उसे लग्जरी कार से नहीं बल्कि सीधे उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर से विदा किया। सतना जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की विदाई उसकी इच्छा के हिसाब से की। बेटी ने पिता से कहा था कि उसकी विदाई डोली और कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से की जाए। ऐसे में पिता ने बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा कर उसका ख्वाब पूरा कर दिया। बताया जा रहा है कि नागौद के ब्योहारी गांव के निवासी मृगेंद्र सिंह की बेटी मृगांशी सिंह का विवाह शहडोल जिले के ग्राम धमनी गढ़ी निवासी आदित्य सिंह के साथ हुआ था। दोनों की शादी ब्योहारी गांव में हुई। इसके बाद दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। दुल्हन हेलीकॉप्टर से शहडोल पहुंची। लोग न केवल इस शाही शादी की चकाचौंध देख रहे हैं बल्कि उस पिता के जज्बे को भी सलाम कर रहे हैं। सिवान के जीरादेई में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन
ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। राजेंद्र उद्यान में 108 फीट तिरंगा फहराकर उन्होंने भारत से अपने अटूट रिश्ते को भी दोहराया। ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण की तस्वीरें सिवान जिले के जीरादेई से सामने आई है, जहां मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति ने देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजेंद्र उद्यान में उनके हाथों 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति और गर्व की भावना से सराबोर नजर आया। पृथ्वीराज सिंह रूपन ने कहा कि जीरादेई की धरती को नमन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज बिहार के गया जिले से मॉरिशस पहुंचे थे और यही कारण है कि भारत से उनका रिश्ता अटूट है। उन्होंने गर्व से कहा कि मॉरिशस में आज भी भारतीय पर्व त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं और भोजपुरी भाषा जीवित है। वहीं इस मौके पर सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति की जन्मभूमि पर पहुंचकर पूर्व राष्ट्रपति ने इसे अपने लिए गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का क्षण बताया। बक्सर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने 2 बड़े प्लांट का उद्घाटन किया। हजारों करोड़ के निवेश के साथ बिहार अब औद्योगिक विकास की नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। बिहार के विकास की उड़ान की ये तस्वीरें बक्सर से सामने आई है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने 2 बड़े उद्योगों जैक सीमेंट और कोका कोला के प्लांट का उद्घाटन किया। बक्सर के नवानगर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक बॉटलिंग प्लांट का उत्पादन शुरू हो गया है। यह संयंत्र SLMG बेवरेज के तहत संचालित होगा, जो भारत में कोका कोला का प्रमुख बॉटलर है। 1235 करोड़ रुपए के निवेश से 65 एकड़ में फैला यह प्लांट बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आपूर्ति का बड़ा केंद्र बनेगा। वहीं ब्रह्मपुर प्रखंड में 512 करोड़ रुपए की लागत से जैक सीमेंट की फैक्ट्री भी शुरू की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य और केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को हर संभव सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन 2 बड़े निवेशों के साथ बिहार अब औद्योगिक क्षेत्र में नई उड़ान भरने को तैयार दिख रहा है। गोपालगंज के मांझा CHC में भारी मात्रा में एक्सपायर दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के दावों की पोल खोल रहा है और ये बता रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग मरीजों को लेकर कितने सजग हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें गोपालगंज से सामने आई है, जहां माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी मात्रा में एक्सपायर दवाएं फेंकी हुई पाई गई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर मरीजों की सेहत से जुड़ी दवाएं समय रहते उपयोग में क्यों नहीं लाई गई और उनकी निगरानी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रही है। एक और सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर एक्सपायर दवाओं का इस तरह फेंका जाना सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई होती है। एक मरीज को दवा नहीं मिलता, वहीं दूसरी ओर दवाएं फेंकी हुई है।